हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका छठा अध्याय है मानव संसाधन। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे वो भी हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो स्टूडेंट्स कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सिलेबस में तो होगी ही, इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करें। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग ही कोई भी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों, यदि प्रकृति की देन है यानी कि बहुत सारे खनिज संसाधन देश में उपलब्ध है लेकिन उसके उपयोग करने वाले लोग नहीं होंगे तो यह प्राकृतिक संसाधन किसी भी काम के नहीं है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने भाषण में बोलते हैं कि हमारा भारत देश यंग इंडिया है, यानी कि हमारे भारत देश की बहुत सारी आबादी युवा है। तो युवा राष्ट्र में युवा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए यह संसाधन महत्वपूर्ण है। क्या? मानव संसाधन। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। हमारे विश्व में जनसंख्या घनत्व कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है। यदि पृथ्वी में आप देखेंगे तो बीच में से विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर नीचे घनी आबादी है, लेकिन यहाँ जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। तो स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे लोग हमारे भारत देश में है वैसे लोग अमेरिका में नहीं है। उनके लक्षण, उनकी संस्कृति बदलती रहती है। आपके लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। पढ़ो। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जी हाँ, लोग ही किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो पहला कथन सही। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित है, यह कथन गलत है, क्योंकि मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं पर घनी आबादी तो कहीं पर कम आबादी। मैंने आपको बताया रेगिस्तानी क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र में आबादी घनत्व कम है। तो यहाँ दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 2 नंबर का कथन सही, केवल 1 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे भारत सरकार ने 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया, एक अलग मंत्रालय की स्थापना की। उद्देश्य क्या था? लोगों के कौशल को बढ़ावा देना। और इससे यह प्रदर्शित होता है
कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। और दोस्तों वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखो यह करंट इश्यू है कि शिक्षा मंत्रालय, जिससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। 2020 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा गया और अब नाम है शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार का एक मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पूर्व में शिक्षा मंत्रालय कब 25 सितंबर 1985 तक शिक्षा मंत्रालय था। 1985 में नाम बदल दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम दिया गया। कब तक, 2020 तक। लेकिन फिर से नामकरण किया गया है शिक्षा मंत्रालय। भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार कोई मंत्रालय है तो वो है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम स्थापना कब की गई? 1985 में। सही आंसर ऑप्शन सी। और क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हमारी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की। उद्देश्य था 2016 से 2020 तक भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना। कितने? 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। हमारे भारत देश में जो भी रोजगार अर्जक है, ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के बाद अपना एक अलग रोजगार स्थापित कर सके, ऐसे कौशल्य विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया था? 2015 में। सही आंसर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या था? 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करना। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें जनसंख्या के वितरण की। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। क्या? जनसंख्या का 90% से अधिक लोग हमारी पृथ्वी पर 30% भूपृष्ठ पर निवास करते हैं, यानी कि जनसंख्या का जो वितरण है वो बिल्कुल असमान है। देखो, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यहाँ पर दोस्तों जो यह अध्याय है, अध्याय में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करती नजर आती है। यहाँ मैडम बोलती है कि आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? तो यह लड़की ने आंसर दिया कि मेरे विद्यालय में तो 50 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। तो यह लड़के ने कहा मेरे गांव में 1000 लोग हैं। तो यह लड़का कहने लगा मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। और दोस्तों आगे बातचीत होती है, विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। शायद यह बच्चे ने कहीं न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। और वो कहता है कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। और मैडम ने क्या कहा, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे?
तो चलिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आगे बात करें। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। यहां पर मैप में देखो कि जहां पर डार्क कलर है वहां पर जनसंख्या अधिक, और जहां पर लाइट कलर है वहां जनसंख्या कम। तो हमारे भारत देश में, चीन में यहां जनसंख्या अधिक है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर रेगिस्तान है, वहां पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका यह घने बसे क्षेत्र है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। दोस्तों, विश्व में जनसंख्या घनत्व कम कहां पर है? तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों यानी कि जहां पर रेगिस्तान है वहां पर जनसंख्या कम है। उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। 3 सेंटेंस है, तीनों को ध्यान से पढ़ो। जनसंख्या वितरण के संदर्भ में 3 सेंटेंस। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, यह कथन सही या गलत? सही। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। दूसरे नंबर का सेंटेंस सही या गलत? गलत, क्योंकि जो मरुस्थल है या तो जहां पर घने जंगल है वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं है, कम है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भागों पर निवास करता है, यह कथन सही है, मैंने आपको बताया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं। ओके, ऐसी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। आगे बात करें तो विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। हमारी पृथ्वी में आप देखेंगे, मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी, बीच में है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में घनी आबादी है, लेकिन दक्षिण में घनी आबादी नहीं है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ जनसंख्या के मामले में हर एक सेंटेंस महत्वपूर्ण है। मैंने आपके सामने यहाँ पृथ्वी का एक आकार रखा। ओके, बीच में है विषुवत वृत्त, यहाँ यह उत्तर गोलार्ध, यह दक्षिण गोलार्ध। तो यहाँ विषुवत के उत्तर में जनसंख्या अधिक, बल्कि दक्षिण में जनसंख्या कम। और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में, कौन कौन से? एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कितने? 3/4 लोग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चलिए क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। पहला सेंटेंस, विषुवत वृत्त के उत्तर की अपेक्षा विषुवत वृत्त के दक्षिण में बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन गलत, क्योंकि हमारे पृथ्वी में बीच में विषुवत रेखा, दक्षिण गोलार्ध में कम आबादी, उत्तर गोलार्ध में ज्यादा आबादी। और यहाँ पर लिखा है विषुवत वृत्त के उत्तर की अपेक्षा विषुवत वृत्त के दक्षिण में बहुत अधिक लोग रहते हैं, यहाँ पर अधिक लोग नहीं रहते, इसीलिए कथन गलत। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, यह कथन बिल्कुल सही। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग
दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 2 और 3 नंबर का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और आगे दोस्तों टेक्स्ट बुक में एक ऐसा चित्र दिया गया है, यह चित्र महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या को दर्शाता है। यहां पर पढ़ो, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में कितने, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से 61 लोग एशिया में रहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कलर कोड में कि ऐसा कलर है वो एशिया को दर्शाता है। और मैंने काउंट किया तो 61 लोग, 100 में से 61 लोग एशिया में रहते हैं। यूरोप में 100 में से कितने लोग रहते हैं, तो काउंट करो तो कितने लोग रहते हैं, 12। तीसरा है अफ्रीका। अफ्रीका, तो अफ्रीका में मैंने काउंट किया तो 100 में से 13 लोग अफ्रीका में रहते हैं। मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं कितने, 4 8 लोग मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। उत्तर अमेरिका में रहते हैं कितने, 5 उत्तर अमेरिका में। ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं 1। तो इसी तरह 100 लोगों को विभिन्न महाद्वीपों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपको पता चल गया कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, एशिया महाद्वीप में। एक एक्टिविटी भी दी गई है कि चित्र का अध्ययन कीजिए और खोजिए। तो हमने क्या अध्ययन किया कि जनसंख्या घनत्व अधिक कहां पर, कम कहां पर। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है, केवल 5%। यहां 100 लोग हैं, यानी कि यह 100% हुआ। तो 5% कहां पर है, केवल 5%। देखो 5 उत्तर अमेरिका में 5% है। केवल 13% कहां पर है, अफ्रीका में 13%। केवल 1% कहां पर है, ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं 1%। और केवल 12%, तो 12% कहां पर है, 12% है यूरोप में। यूरोप में रहते हैं 12%। ओके, तो यह एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक के जरिए करनी चाहिए। विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। तो यहां पर देखो कि जनसंख्या मिलियन में दी गई है। पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, यहां पर आगे है यूएसए, लगभग इंडोनेशिया के आसपास ही है। ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, यह विश्व की घनी आबादी वाले देश है। और क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, सामान्यतः 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग बसते हैं, यह लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हमारे भारत में बसते हैं, 382। क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की अब बात करें तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व स्क्वायर किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह अर्थ आप समझ लीजिए कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बसते हैं, 51। हमारे भारत देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बसते हैं, 382। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया,
एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। हमारे विश्व में जनसंख्या घनत्व अधिक कहां कहां पर है? तो दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां है बताइए? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? दक्षिण मध्य एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहां पर पढ़ो, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। और लास्ट में एक एक्टिविटी की बात कर ले कि चित्र को देखें एवं पता लगाए कि इनमें से कितने देश एशिया में है। यहाँ जो देशों की लिस्ट है इनमें से पता लगाइए कौन कौन से देश एशिया महाद्वीप में है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, यह एशिया महाद्वीप के देश है। और संसार के मानचित्र पर इन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित करें। यानी कि जो वर्ल्ड मैप है यह एशिया कंट्री को आपको विभिन्न कलर से कलर कोड देना है। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं। यह अध्याय का पहला पार्ट था, अभी दूसरा पार्ट भी हम रिलीज करेंगे कल। ओके, वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में दूसरे पार्ट में। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।